हेलो एवरीवन। ये विजन आईएएस की मैगजीन है अक्टूबर 2025 की। इसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण, इसके सभी टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। अगला है सामाजिक मुद्दे। पहला टॉपिक है सामाजिक न्याय की स्थिति। आईएलओ ने द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस अ वर्क इन प्रोग्रेस, इस शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है आईएलओ के द्वारा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अब 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1995 में ये डेनमार्क के कोपहेगन शिखर सम्मेलन में हुई थी और 2025 में इसके पूरे 30 वर्ष हो गए हैं। अब इसमें सामाजिक विकास पर जो कोपहेगन घोषणा पत्र है और कोपहेगन जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, इसको अपनाया गया था। इसमें 10 प्रमुख प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसे गरीबी उन्मूलन, पूर्ण और उत्पादक रोजगार प्राप्त करना, जो पुरुष और महिलाओं के बीच में सामाजिक एकीकरण, समानता को बढ़ावा भी देना है। और 2025 की जो रिपोर्ट है, इसमें सामाजिक न्याय की स्थिति, उसका जो विस्तार है वो व्यापक करने की बात की गई है और इसकी जो निरंतर बनी हुई प्रगति और निरंतर बनी हुई जो चुनौतियां हैं, उसका भी ये परीक्षण करती है 2025 की रिपोर्ट। अब सामाजिक न्याय के बारे में देखते हैं। ये सामाजिक न्याय, इसकी परिभाषा, जैसे सभी मनुष्य हैं उनको, चाहे उनकी नस्ल कोई भी हो, जाति, पंथ, लिंग कुछ भी हो, स्वतंत्रता, सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और समान अवसर की स्थिति में अपने भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास, इसका बढ़ाने पर ये अधिकार है। चाहे वो कोई किसी भी जाति, धर्म, नस्ल कोई भी हो, वो सभी सामाजिक न्याय, भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास दोनों को बढ़ाने का अधिकार होता है। और ये स्थायी समावेशी विकास, शांति और स्थिरता के लिए विश्वास बनाने में मदद करता है, वैधता को बढ़ाता है और पूर्ण उत्पादक क्षमता का उपयोग भी करता है। इसमें सामाजिक न्याय के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं? जैसे मौलिक मानव अधिकार और क्षमताएं, अवसरों तक समान पहुंच और न्याय संगत वितरण और न्यायपूर्ण परिवर्तन भी। इसमें यहाँ पर कुछ शब्दावली दी गई हैं, जैसे अत्यधिक निर्धनता। अत्यधिक निर्धनता वो होती है जैसे कोई व्यक्ति है और उसके जो जीवन की बुनियादी ज़रूरत है, ये कोई व्यक्ति है और उसके बुनियादी जीवन की ज़रूरतें, जैसे कि भोजन हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अब डॉक्टर के जाना है उसको तो उसके लिए पैसे नहीं है, शिक्षा, आवास, उसको पूरा करने के लिए जो भी आय और संसाधन प्राप्त नहीं होते हैं, उसी को यहाँ पर अत्यधिक निर्धनता बोला जाता है। इसमें प्रतिदिन $3 से कम पर जो जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको अत्यधिक निर्धनता में शामिल किया जाता है, जिनके पास ना तो शिक्षा के लिए पैसे हैं, ना भोजन के लिए, ना पानी, ना स्वास्थ्य के लिए, ना ही आवास है। अत्यधिक निर्धनता बोला जाता है। कार्यशील निर्धनता, इसमें वो लोग होते हैं जो इसमें जैसे गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। जैसे विकसित देशों में जो गरीबी होती है वो बेरोजगारी से जुड़ी होती है, विकसित देशों में बात करें तो। और विकासशील देशों में जो ये गरीबी होती है वो जैसे समाज हो गया, उसमें व्यक्तियों की जो समस्या होती हैं, जैसे श्रमिक के लिए हो गया, उनको श्रम नहीं मिलता है, और भी समस्या होती है, रोजगार की गुणवत्ता भी होती है, तो वही होती है। अब कार्यशील निर्धन व्यक्ति नौकरी पेशा होते हैं। जो कार्यशील निर्धन व्यक्ति होते हैं नौकरी पेशा होते हैं, लेकिन ऐसे परिवारों में रहते हैं जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे हो। कार्यशील निर्धनता उसी को ही बोला जाता है। निर्वाह मजदूरी उसको बोलते हैं, जैसे वह मजदूरी स्तर होता है एक सभ्य जीवन स्तर को वहन करने के लिए जो भी आवश्यक हो, उसको निर्वाह मजदूरी बोला जाता है। जीवन यापन करने के लिए जो भी मजदूरी होती है। सामाजिक न्याय जो ये रिपोर्ट है, इसके अनुसार देखते हैं चरम गरीबी में कमी। जो चरम गरीबी है उसमें कमी आई है। चरम गरीबी वही होती है जिसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा वो पूरा करने में समर्थ नहीं होता है, उसी को चरम गरीबी बोला जाता है। तो 1995 में ये थी 39% और घटकर 2025 में अब ये 10% रह गई है। ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, और यहाँ पर पूछा जा सकता है ऑप्शन में बनाकर कि कमी आई है या ज़्यादा आई है। अब हमें पता चलेगा डाटा क्या था, तो उससे पता लगा सकते हैं, और मेंस के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो इसमें यहाँ पर और कामकाजी जो गरीबी है उसमें 28% से
गिरकर अब ये कितनी हो गई है, 7% हो गई है। कामकाजी गरीबी वही होती है जो कार्यशील गरीबी होती है, उसी को ही बोला जाता है। अधिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, इतिहास में ये पहली बार है कि दुनिया की जो आधी से अधिक आबादी है वो कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आती है। ये पहली बार ऐसा दर्ज किया गया है। श्रम बल भागीदारी में जो लैंगिक अंतराल है उसमें भी कमी की गई है। अब 2005 में ये 26% थी और 2025 में ये घटकर 24% रह गई है। जो श्रम बल भागीदारी में लैंगिक यहाँ पर अंतराल में कमी, जैसे पुरुष है और पुरुष को यहाँ पर श्रम बल में ज़्यादा भागीदारी थी और महिलाओं में कम थी, तो जो कम और ज़्यादा के अंतर है ये अंतर और भी कम हो गया। महिलाएं भी श्रम बल में ज़्यादा भागीदार होने लगी हैं। नेक्स्ट है असमानता में गिरावट भी देखने को मिली है। अब इसमें देखें 2000 के दशक की शुरुआत में देशों के बीच असमानता ये कम हो रही है और बाल श्रम ये 1995 के जो 20.6% से घटकर 2024 में ये 7.8% हो गया है। और 1995 में ये कितना था, 20.6% था और अब 2024 में बात करें तो 7.8% हो गया जो बाल श्रम है। भारत में सामाजिक न्याय की जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, अत्यधिक निर्धनता की बात करें तो 2011-12 में ये 16.2% थी और 2022-23 में अब घटकर बहुत कम हो गई है, 2.3% ही रह गई है। महिला श्रम बल भागीदारी 2024 में ये उल्लेखनीय रूप से बढ़ी और 2017-18 में इतनी थी और अब ये हो गई है यहाँ पर 41.7% जो महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में, तो यहाँ पर 41.7% हो गई है। अभी किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया था। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में ये 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। असमानता में कमी देखी गई है। अब इसमें 25.5 के जो गिनी स्कोर के साथ आय असमानता में ये भारत स्लोवाक गणराज्य है। अब यहाँ पर जो भारत हो गया चौथे स्थान पर आ गया है। अब पहले 3 स्थान देख लेते कौन कौन से हैं। स्लोवाक गणराज्य है, स्लोवेनिया और बेलारूस। इसके बाद भारत चौथे स्थान पर हो गया है 25.5 गिनी स्कोर के साथ में जो आय असमानता है। अब गिनी स्कोर की बात कर लेते हैं तो इसमें यहाँ पर ये एक जो आय होती है, जैसे आय ये एक मेजरमेंट होती है जैसे किसी देश में आय, धन या उपभोग का वितरण कितना समान है या फिर कितना असमान है, जो गिनी गुणांक होता है उसी से ही होता है ये। अब भारत का कितना है, 25.5 गिनी गुणांक है। अब इसमें यहाँ पर जब 0 होती है तो वहाँ पर पूर्ण समानता होती है कि कोई भी वहाँ पर आय, धन या फिर उपभोग का कोई भी वितरण यहाँ पर असमान नहीं है, सारा सब कुछ समान है। और जो 100 होगी, जो अगर किसी देश का 100 अंक आ जाता है, स्कोर आ जाता है, तो वहाँ पर पूर्ण असमानता होगी और 0 होगी तो वहाँ पर पूर्ण समानता होगी और 100 पर पूर्ण असमानता होती है। तो 25.5 है भारत का। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि आय समानता के साथ भारत चौथे स्थान पर हो गया है। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बुनियादी सेवाओं तक पहुँच भी हुई है, जैसे जीवन मिशन JJM ने जो ग्रामीण परिवारों की जल तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है और अब 15.72 करोड़ से अधिक परिवारों को नल जल से जोड़ा गया है। इसमें यह है। और आगे देखें, हाल ही में सामाजिक न्याय प्राप्त करने से संबंधित और भी चिंताएं हैं, जैसे मूल मानवाधिकारों से संबंधित चुनौतियां भी हैं, जैसे यहाँ पर बाल श्रम, जबरन श्रम की बात की गई है, चुनौतियां हैं। अवसरों की जो समानता है इससे संबंधित भी चुनौतियां हैं, जैसे असमानता शीर्ष 1% अभी भी 20% आय और 38% धन को नियंत्रित करता है। जो 1% आबादी है, 1% आबादी है वो 20% आय और 38% धन को नियंत्रित करता है। इम्पोर्टेंट है। इसमें अनौपचारिक रोजगार की बात करें तो कुछ रोजगार में इसका हिस्सा 58% है। अनौपचारिक रोजगार, कभी वो रोजगार इस तरीके से, उसमें अभी भी कितना है, ये 58% रोजगार है, ना कि औपचारिक रोजगार है। ये बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, इसमें
4 में से जो एक व्यक्ति है वो स्वच्छ पानी तक उसकी पहुंच नहीं है, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच। बुनियादी सेवाएं वही होती हैं जैसे कि रहने के लिए घर, भोजन, पीने के लिए पानी, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या होती है उसके लिए पैसा, तो यहाँ पर वही होती है बुनियादी सेवाएं। अब 4 में से एक व्यक्ति देखा जाए तो उस तक स्वच्छ पानी की पहुंच नहीं है। अब इसमें न्यायोचित जो बदलाव से संबंधित चुनौतियां हैं, पर्यावरण संक्रमण, डिजिटल बदलाव होने चाहिए और जनसांख्यिकी बदलाव भी होना जरूरी है। सामाजिक न्याय के लिए इसमें पहले भी चलाई गई, जैसे सामाजिक न्याय के लिए जो वैश्विक गठबंधन है इसे ILO ने 2023 में लॉन्च किया था। सामाजिक न्याय के लिए जो सरकारें हैं, श्रमिक हैं और नियोक्ता संगठन है और अन्य जो भागीदार हैं उनको एक साथ लाती है। इसे ILO के द्वारा 2023 में शुरू किया गया था और सभ्य कार्य एजेंडा ये भी ILO के द्वारा ही लाया गया था और इसमें आय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उत्पादक कार्य प्राप्त करने के लिए जो भी अवसर थे उनको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था सभ्य कार्य एजेंडा ILO के द्वारा। न्यायोचित वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर जो ILO घोषणा है इसे 2008 में अपनाया गया था और ये जो घोषणा पत्र है ये एजेंडा को ILO की नीतियों के केंद्र में लाता है। जो न्यायोचित वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा पत्र है 2008 में ILO के द्वारा ही इसको लाया गया था। मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है इसे 1948 में लाया गया था। ये मौलिक मानवाधिकारों की एक घोषणा है कि जो भी मौलिक मानवाधिकार हैं उनके लिए और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार ये होता है। अन्य पहले भी थी इसमें, जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा ये 1966 की है और यहाँ पर जो प्रेस संविदा है ये 1966 की। भुखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन ये G20 का और सतत विकास लक्ष्य है ये SDG जो 2015 में आए थे और ये हैं 17 और इसके अंतर्गत 169 है जो उप लक्ष्य हैं। इसमें आगे भारत का देख लेते हैं संवैधानिक उपाय कौन कौन से हैं। इसमें यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे कि राज्य की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये सुनिश्चित करती है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। मूल अधिकार जो उदाहरण के लिए आर्टिकल 23 और 24 है ये बाल श्रम से रिलेटेड है और यहाँ पर राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये 38। संवैधानिक उपाय भी इससे रिलेटेड है। विधायी उपाय की बात करें, जो विधायी उपाय हैं ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, SC/ST अत्याचार निवारण 1989 का। संस्थागत उपाय भी हैं, जैसे यहाँ पर संस्थागत उपाय जो स्टैचुरी बॉडी हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। कल्याणकारी उपाय की बात करें तो इसमें PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसे 2018 में शुरू की गई थी और PM आवास योजना ये कल्याणकारी उपाय भी किए गए इसके लिए। आगे की राह इसमें न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए और यहाँ पर अवसरों की समानता होनी चाहिए और न्यायोचित यहाँ पर बदलाव भी किए जाने चाहिए। इसमें निष्कर्ष है जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और लैंगिक समानता के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भी अभी सामाजिक न्याय वो क्या है, अधूरी प्रक्रिया है और यहाँ पर प्रगति को बनाए रखने के लिए देश में कुछ बदलावों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जो बदलाव के उसके नाम भी लिख सकते हैं कि ये अभी बदलाव करने पड़ेंगे जिससे यहाँ पर प्रगति को जो उसको प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक समृद्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए गरिमा और अवसर लेकर आए। इसमें आगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसे यहाँ पर GHI जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है 2025 में भारत को रखा गया है, गंभीर श्रेणी वाले देशों में रखा गया है भारत को और इसे जो जारी किया जाता है वो आयरिस ये सूचकांक है और आयरिस मानवीय संगठन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जर्मन सहायता एजेंसी ये है वर्ल्ड हंगर हिल्फ, FAO, यूनिसेफ, WHO और IFPRI के साथ द्वारा इसको जारी किया जाता है GHI को, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और भारत को इसमें गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ये बहुत चिंतनीय विषय है। अब भारत का स्थान इसमें गंभीर श्रेणी में आ गया है।
भुखमरी के मामले में। और इस सूचकांक का जो उद्देश्य है वो पोषण मृत्यु दर संकेतकों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर भुखमरी की निगरानी करना होता है। ये जो सूचकांक है इसमें अल्प पोषण और ये जो कुछ पैरामीटर हैं जो वो ट्रेडिशनल आ रहे हैं, अभी वर्तमान में ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है जो अभी वर्तमान की कंडीशन देखी जाए तो उसमें भी है। और लेकिन भारत को इसमें गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इसमें अल्प पोषण की बात करें तो अपर्याप्त कैलोरी का इसमें सेवन किया जाता है, मतलब वो मिल नहीं पाती है। और बाल ठिगनापन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जिनकी लंबाई उनके आयु के अनुपात में कम होती है, वो ठिगनापन रहता है। दुबलापन मतलब कि जो वजन है वो कम रहता है 5 वर्ष से और उनकी आयु की तुलना में जो वजन होता है कम होता है। बाल मृत्यु दर, ऐसे बच्चे जिनकी जो मृत्यु है उनके 5वें जन्मदिन से पहले ही हो जाती है, इसको बाल मृत्यु दर बोला जाता है। अब GHI स्कोर के घटक और विभिन्न प्रकार की जो गंभीरता है उसकी बात की गई है। अब यहाँ पर 1/3 जो वो बाल पोषण से, 1/6 बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन जो पतले रह जाते हैं वो 1/6 और यहाँ पर बाल मृत्यु दर 1/3 इसका स्कोर है। और यहाँ पर ये GHI स्कोर आ जाता है, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक ही बैठेगा, 1/3 और यहाँ पर 1/3 तो 2/3 हो गया और 2/6 तो यहाँ पर पूरा जो बैठेगा यहाँ पर GHI स्कोर आ जाता है, 1 आ जाता है। GHI पैमाने पर जो भुखमरी की गंभीरता है यहाँ पर ये 9.9 इससे बराबर या कम है और सामान्य इतना, और गंभीर की जो स्थिति होती है वो 20 से 34.9 के बीच में जिसका स्कोर आएगा वो होता है गंभीर की श्रेणी में। तो भारत का 25.5 स्कोर है, तो भारत इसी में ही आ रहा है। अब सामान्य की देखें तो इसमें यहाँ पर 10 से 19.9 के बीच में, और यहाँ पर चिंताजनक की जो स्थिति है वो है 35 से यहाँ पर 49.9 और अत्यधिक चिंताजनक ये इसमें यहाँ पर अगर ये ज़्यादा आ जाता है 50 से तो वो होगी अत्यधिक चिंताजनक। अब इसमें जो रिपोर्ट है इसके प्रमुख निष्कर्ष भी दिए गए हैं। जैसे भारत की जो स्थिति है 25.8, इसमें 25.8 है भारत का स्कोर। 123 देशों में बात करें तो 102वां स्थान है भारत का। 123 में जो भारत का स्थान है वो 102वां है और गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बाल पोषण संकट, अब इसमें 3 में से 1 भारतीय बच्चा ठिगनेपन का शिकार है और 172 मिलियन लोग हैं जो अल्प पोषण से प्रभावित हैं और 2016 की तुलना में ये 13.5 मिलियन की इसमें वृद्धि भी हुई है। ये इम्पोर्टेंट डेटा है। इसमें GHI से जो जुड़ी समस्या है, एक तो कार्य प्रणाली त्रुटिपूर्ण, इसमें संकेतक जो इंडिकेटर्स होते हैं और पुराने आंकड़ों पर ये अभी आधारित है, तो ये भी इसमें समस्या है। अब इसमें देखें जो वैश्विक निष्कर्ष है, शून्य भुखमरी प्राप्त करना। शून्य भुखमरी प्राप्त करना जो SDG है, पहला तो गरीबी को खत्म करना, गरीबी खत्म हो जाएगी, जो पहला SDG है वो गरीबी खत्म करना। दूसरा भुखमरी को खत्म करना, गरीबी खत्म होगी तो जो भुखमरी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, तो SDG 2 में इसकी बात की गई है। और 2030 तक शून्य भुखमरी प्राप्त करना ये संभव नहीं लग रहा है। और इसमें जिस तरीके से अभी SDG को प्राप्त करने में लगे हुए देश हैं, तो अभी 17% ही SDG लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सका है। अब इसमें यहाँ पर 2030 तक ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर भुखमरी को समाप्त किया जा सकेगा और लगभग 56 देश हैं जो 2030 तक कम भुखमरी का स्तर भी प्राप्त करने की राह पर नहीं है। इसमें 56 देश, जो 56 देश हैं 2030 तक कम भुखमरी का स्तर भी प्राप्त करने की राह पर भी नहीं है। वैश्विक स्थिति की बात करें तो 2025 में GHI स्कोर 18.3 मध्यम श्रेणी और 2016 के जो यहाँ पर ये है 19 की तुलना में ये केवल मामूली सुधार प्रदर्शित करती है 2016 की तुलना में। इसमें कितना था, 19 था इसका स्कोर, और अब कितना यहाँ पर ये 2025 का 18.3 है। भारत का स्कोर है 25.8। इसमें यहाँ पर क्षेत्रीय असमानताएं भी हैं, जैसे कि अफ्रीका, दक्षिण एशिया में गंभीर
भुखमरी है। दक्षिण एशिया में यही भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, जो दक्षिण एशिया में देश आते हैं उनकी बात की जा रही है। और जो दक्षिण सूडान है, DRC, सोमालिया, ये सबसे खराब और 7 देशों में चिंताजनक भुखमरी भी है। बढ़ती भुखमरी के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें जो सशस्त्र संघर्ष है, जलवायु संबंधी आघात और आर्थिक भेद्यता और घटती राजनीतिक तथा वित्तीय प्रतिबद्धता। अब यहाँ पर जब संघर्ष में लगे रहेंगे तो यहाँ पर लोगों के पास में भुखमरी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो उत्पादकता होगी वो कम हो जाती है। भारत में कई पीढ़ियों से चलता आ रहा भुखमरी चक्र, ये खराब मातृ पोषण और बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच भी है। जो बाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ तक जो भी सेवाएं उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। लंबे समय से चली आ रही कुपोषण की स्थिति गरीबी और असमानता है। भुखमरी के परिणाम होंगे, अब परिणाम वही है कि बच्चे ठिगने रह जाएंगे, दुबलेपन रह जाएंगे, इस तरीके से ही होते हैं। और उत्पादकता भी कम होगी जब भुखमरी होगी। तो यहाँ पर जो भुखमरी शारीरिक क्षमता और संज्ञानात्मक जो दक्षता होती है उसको कम कर देती है। कार्यबल की जो उत्पादकता और राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि दर है उस पर भी यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव होगा। जब भुखमरी फैलेगी तो जो शारीरिक क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय समृद्धि, क्योंकि काम करने पे भी लोग जो होंगे वो कम होंगे, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उच्च बाल मृत्यु दर जैसे कि अल्प पोषण, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली जो 45% मौत है वो इसके लिए जिम्मेदार है। बढ़ता स्वास्थ्य सेवा बोझ, अब इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव भी बढ़ रहा है, और जो बीमारियां उनकी संभावना भी बढ़ती है कुपोषण से। इसमें रोकथाम योग्य बीमारियों पर स्वास्थ्य व्यय भी बढ़ता है। अब यहाँ पर कोई जब भुखमरी होगी, इंसान को सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, पोषण सही से नहीं मिलेगा तो बीमार होगा तो वो डॉक्टरों के पास जाएगा तो ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो वैसे ही उसका उत्पादकता कम हो रही थी और स्वास्थ्य व्यय ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब भारत में भुखमरी से निपटने के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए शुरू की गई, और ये अप्रैल 2020 में इसको शुरू किया गया था, अप्रैल 2020 में। और इसमें ये भारत सरकार की एक पहल है। कोविड-19 के दौरान 2019 में महामारी के दौरान इसको शुरू किया गया था, और इसमें 80 करोड़ गरीबों और प्रवासियों को प्रति व्यक्ति ये प्रति माह 5 केजी अनाज मुफ्त, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, उनको प्रदान करती है। और इसे अब दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और गरीब परिवारों का जो बोझ है वो भी कम किया जा सके। इसमें अगली है जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें यहाँ पर ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं, उनको ये जो पहला जीवित बच्चा होगा उस पे ये 5,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं, और ये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। जो 5,000 रुपये होंगे जो पहला बच्चा होता है। अब इसमें आर्थिक सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी, और जैसे ये तो पहले के लिए था, जो दूसरा बच्चा होगा उस पर 6,000 एक ही बार में रुपए दिए जाते हैं। अगर वो लड़की होती है तो एक ही बार में दिए जाएंगे, अगर वो लड़की होती है, बालिका होती है। अब इस योजना को जो शुरू किया गया था वो जनवरी 2017 में शुरू किया गया था, 2017 जनवरी में। पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसका जो लक्ष्य है वो बच्चों और महिलाओं के लिए मुख्य पोषण मानदंड में सुधार करना है, और इसे 8 मार्च 2018 में शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं, उनमें पोषण संबंधी जो भी परिणाम है उनमें सुधार करना था। कुपोषण को कम करना इसका उद्देश्य है, पोषण संबंधी व्यवहारों में बदलाव लाना, और जो स्वास्थ्य प्रथाएं उनको भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ये ईट राइट मूवमेंट, जो ईट राइट मूवमेंट है, इसे ईट राइट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसे भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सुरक्षित स्वास्थ्य और संधारणीय भोजन,
ये सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलना है। अब इसमें यहाँ पर देखें, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS, ये इसमें 6 सेवाओं में से एक पूरक पोषण है और इसका जो उद्देश्य है वो अनुशंसित आहार भत्ता और औसत दैनिक सेवन के बीच के अंतराल को कम करना है। ICDS जो एकीकृत बाल विकास योजना है, ये भारत सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसी कई सेवाएं प्रदान करता है। इससे क्या होगा, कुपोषण और जो बाल मृत्यु दर है उसको उसमें कमी आएगी और इसकी जो सेवाएं ली जाती हैं आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उनके माध्यम से ली जाती हैं और इसे जो शुरू किया गया था 1975 20 अक्टूबर को किया गया था इसको। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013। इन योजनाओं से रिलेटेड और जैसे ये 2013 का एक्ट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं। थोड़ा सा करंट का जोड़ दिया जाता है और थोड़ा ट्रेडिशनल वाला पार्ट होता है। अब इसमें ये 2013 में आया था और भारत सरकार का ये एक कानून है और इस कानून के अंतर्गत कई योजनाओं को भी शामिल किया जाता है, जैसे कि मिड डे मील योजना हो गई, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना हो गई, ये योजना भी शामिल है और इसका जो उद्देश्य है लोगों को रियायती दरों पर भोजन पोषण सुरक्षा देना, खासकर जो भी कमज़ोर वर्ग होते हैं। और इसमें जो अधिनियम है ये 2/3 जो भी जनसंख्या है, आबादी है, 2/3 आबादी, अब 75% आबादी तो ग्रामीण में और जो 50% आबादी है वो शहरों में, अर्बन में, उनको ये कवर करता है और सस्ती दरों पर ये खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो किया जाता है PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके माध्यम से भी किया जाता है। इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें बताया गया है कि 1.2 बिलियन लोगों में से लगभग 2/3 सब्सिडी वाला अनाज प्रदान करता है और भोजन के अधिकार को एक सांविधिक अधिकार के रूप में भी मान्यता देता है। आगे की राह की बात करें तो इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता और सुशासन सुनिश्चित करना है, वित्त पोषण में वृद्धि करना और उसमें विविधता लाना है और जरूरत के अनुरूप और समावेशी खाद्य प्रणालियों तैयार भी करना है। जलवायु अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्रों की जो पुनर्बहाली है उस पर ध्यान देना चाहिए, भूमि और जल अधिकार सुरक्षित किए जाएं, लघु किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए, पोषण को कृषि के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जो पोषण है उसको कृषि के साथ। इसमें बहुक्षेत्रीय यहाँ पर स्थानीय लोगों के नेतृत्व वाली जो रणनीतियाँ उनको अपनाया जाना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वॉश जैसे जल हो गया और यहाँ पर स्वच्छता और हाइजीन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना चाहिए, स्थानीय सरकारों और समुदायों को भी सशक्त बनाया जाना चाहिए। शून्य भुखमरी के लिए जो अन्य तरीके हैं वो सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत किया जाए, किसानों को बाजार से जोड़ा जाए और इसमें भोजन की जो हानि को कम किया जाए। जो भोजन हानि हो जाती है, अब कुछ भोजन होता है, अब किसानों के पास भंडार गृह नहीं होते हैं तो कुछ सड़ के गल के ऐसे ही चला जाता है, तो उसकी हानि को कम किया जाए। मातृ शिशु कुपोषण को भी रोकना चाहिए। अब इसमें यहाँ पर जो निष्कर्ष है, भुखमरी केवल भोजन की कमी नहीं है, जो भुखमरी है ये गरीबी, संघर्ष, जलवायु आघात और नीतिगत जो कमियां हैं उनका भी एक परिणाम होती है जो भुखमरी होती है। और इसका समाधान करने के लिए जो जरूरत की खाद्य प्रणालियाँ होती हैं और पोषण समर्थन, सशक्त समुदाय और सभी के लिए जो भोजन का अधिकार है वो सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की भी आवश्यकता है। और जो SDG 2 है वो भुखमरी से संबंधित है, उससे भी रिलेटेड इसमें लिखा जा सकता है निष्कर्ष में। अगर इस तरीके की बात लिखी जाती है जैसे कोई फैक्ट हो तो वो और भी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें संक्षिप्त सुर्खियाँ, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए। इसमें यहाँ पर ये किसके द्वारा जारी किए गए, RGI जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार हैं, RGI द्वारा संकलित की जाती है ये। और जन्म के समय लिंगानुपात इसमें यहाँ पर प्रति 1000 लड़कों पर 928 लड़कियां हैं, इसमें सिक्किम को छोड़कर। उच्चतम की बात करें तो सबसे ज़्यादा है ये 1085 अरुणाचल प्रदेश में और सबसे कम 899 ये है झारखंड में। अब इसमें जन्म से संबंधित जो भी आंकड़े हैं
ये 2022 की तुलना में इसमें 0.9% की कमी हुई है। और जन्म के पंजीकरण का स्तर 98.4% तक और शहरों में ये ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हुआ है। इसमें मृत्यु से संबंधित आंकड़े भी दिए गए हैं। 2022 की तुलना में 0.1% ये बढ़ा है। मृत्यु के पंजीकरण का स्तर, यहाँ पर जो मृत्यु के पंजीकरण का स्तर है वो 97.2% तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये मृत्यु के पंजीकरण का स्तर यहाँ पर इससे शहरी क्षेत्रों से अधिक था। अब स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म और मृत्यु का स्तर ये सिक्किम को छोड़कर है और कुल पंजीकृत मृत्यु में ये 24% का है। और इसमें जो कुल पंजीकृत जन्म है उसमें जो स्वास्थ्य संस्थान में हुए हैं वो 74.7% है। 2022 की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें यहाँ पर वृद्धि हुई है। यहाँ पर 2022 की तुलना में अब 21 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 100% जन्म पंजीकरण और 19 राज्यों जो संघ शासित प्रदेश भी है इसमें शामिल 100% मृत्यु पंजीकरण भी हुआ है। इसमें यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों का जन्म और मृत्यु पंजीकरण महिलाओं की तुलना में ये अधिक रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों में पुरुषों का जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण है महिलाओं की तुलना में ये अधिक रहा है। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के बारे में यहाँ पर जन्म, मृत्यु, मृत, जन्मे शिशु जैसी महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है उनका रिकॉर्ड एकीकृत प्रणाली विवाह और तलाक को छोड़कर इसमें शामिल किया जाता है। इसमें ये विधि का आधार है। इसमें अधिनियम 1969 के द्वारा इसको शासित किया जाता है। और जो हालिया अद्यतन है, अद्यतन का मतलब होता है जो आज के आंकड़े वर्तमान को देखते हुए। 2023 संशोधन ने डिजिटल पंजीकरण और इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डाटाबेस के निर्माण को शुरू किया है। इसमें चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट इसे मॉस्पी के द्वारा जारी किया गया 2025 में और मॉस्पी का द्वारा जारी किया ये चौथा अंक है, चौथी बार है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, संरक्षण आदि पर विवरण ये प्रदान करती है। और इसका जो उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों और कल्याण में सुधार के लिए सबूत आधारित नीतियों का भी मार्गदर्शन करना है। इसमें शिशु मृत्यु दर यहाँ पर देखें तो 2011 में ये 44 था और 2023 में अब ये घटकर 25 हो गया है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है ये प्रति वर्ष 1000 जीवित जन्मों पर शिशुओं, 1 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु की संख्या होती है उसको IMR बोला जाता है। 1000 जीवित जन्मों पर जो शिशु होते हैं 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसी को ही IMR बोला जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर बताया गया U5MR ये 2022 में 30 थी और 2023 में घटकर एक ही घटा है। इसमें एक अंक 29 हो गई है। और इसमें प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो मृत्यु की संख्या के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है और किसी बच्चे के 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मृत्यु की संभावना रहती है इसमें। और जन्म दर यहाँ पर जो बर्थ रेट है ये 2023 में 1000 जनसंख्या पर 18.4 हो गई है। ग्रामीण में 20.3 है और शहरी क्षेत्र में ये 14.9 है। 14.9 मतलब कि 15 के ही बराबर है। स्कूल छोड़ने वालों की दर देखी जाए इसमें तो प्रारंभिक चरण में 8.7 से घटकर अब 2.3% हो गई है। प्रारंभिक चरण में जो भी छोड़ रहे लोग हैं। माध्यमिक स्तर पर 8.1 से 3.5% हो गई है और उच्च माध्यमिक स्तर पर यह 13.8% से घटकर 8.2% हो गई है। बाल विवाह की बात करें तो इसमें 20 से 24 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं जिनका 18 वर्ष से कम पहले ही विवाह हो गया तो इसमें 2015-16 में ये 26.8% अब घटकर 23.3% हो गया है। बच्चों को गोद लेने से संबंधित जो भी आंकड़े हैं इसमें है 3927 और 2017 से 18 से बढ़कर अब यहाँ पर 4515 हो गया 2024 से 25 के बीच में। देश के भीतर गोद लेने वालों की संख्या देखें इसमें यह है 4155 जो अन्य देशों के लोगों द्वारा
भारत में बच्चों को गोद लेना है और ये सालाना 360 से 653 है। लैंगिक समता सूचकांक जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है 2024-25 में सभी शैक्षणिक चरणों में समता हासिल की जा चुकी है 2024-25 में। इसमें अगला है WHO ने 2000 से 2024 के बीच में जो तंबाकू उपयोग की श्रेणी प्रवृत्ति है उस पर एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें यहाँ पर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर तो जो तंबाकू का उपयोग है वयस्कों की संख्या ये बड़ी इसमें कमी आई है। 2010 में ये इतनी थी और 2024 में इसकी संख्या घटकर 19.5% हो गई है। अब इसमें 5 में से जो एक वयस्क है अभी भी तंबाकू का सेवन करता है जो भी रिपोर्ट के अनुसार है। ई सिगरेट की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। दुनिया भर में 10 करोड़ जो 100 मिलियन से अधिक लोग ई सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं। भारत की प्रगति और इसमें स्थिति है। भारत में तंबाकू उपयोग 2024 इसमें भारत में लगभग 243.48 मिलियन लोग हैं जिनकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक थी और तंबाकू का सेवन ये कर रहे हैं। WHO के जो NCD लक्ष्य की दिशा में भारत अग्रसर। NCD का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD। तो इसमें 2010 से 2025 के बीच में जो भारत में तंबाकू उपयोग में लगभग 43% की सापेक्ष कमी होने का अनुमान किया गया और ये एक अच्छी प्रगति मानी जा रही है। इसमें WHO का जो NCD लक्ष्य है ये 2025 तक तंबाकू उपयोग में 30% की कमी हासिल करना है। तंबाकू के बारे में अब ये इसका मूल स्थान देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका है और जलवायु परिस्थिति इसमें 90 से 120 दिनों तक पाला मुक्त अवधि होनी चाहिए और 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और कम से कम इसमें 500 mm का मतलब है 50 सेंटीमीटर की इसमें वर्षा होनी चाहिए। अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी या इसमें जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी न्यूज़ में होता है उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कपास से भी, मक्का से भी और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है फसलों से। अब यहाँ पर जैसे तंबाकू है, तंबाकू के लिए कौन कौन सी कंडीशन की जरूरत होती है, जैसे जलवायु परिस्थिति होगी। भारत की स्थिति इसमें क्या है, चीन के बाद भारत का स्थान इसमें दूसरा है उत्पादक के मामले में और ब्राज़ील के बाद इसमें दूसरा है सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत और इसमें गुजरात की हिस्सेदारी 30% है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज़्यादा इसमें गुजरात की हिस्सेदारी है 30% की। भारत में जो तंबाकू उपयोग पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम हैं वो एक तो यहाँ पर COTPA है, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग संशोधन अधिनियम ये 2022 का है और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम ये इसमें जागरूकता बढ़ाने की बात की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ई सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का। अगर पूछा जाए कि भारत में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं तंबाकू उपयोग के नियंत्रण के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मेंस में यहाँ पर लिखे जा सकते हैं कि ये अधिनियम है जो उठाए गए हैं। स्वच्छ शहरी जोड़ी, इसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA ने जो स्वच्छ शहरी जोड़ी पहल शुरू की है, ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के तहत इसको लागू किया जाएगा। इसमें जो मेंटरशिप और सहयोगात्मक कार्रवाई कार्यक्रम है, इसमें 72 तो मेंटर शहर और 200 मेंटी शहर जिन्हें मदद मिलेगी, 200 होंगे और इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो मेंटर शहरों के सर्वोत्तम तरीकों को लागू करने में जो मेंटी शहरों की मदद भी की जाएगी और इसका जो लक्ष्य होगा पूरे शहरी भारत में स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन में ज्ञान अनुभव साझा करना और सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम तरीकों में भी बदलाव लाना है।